ससुराल वालों के सामने संस्कार दिखाने वाली बहू के कंबल के अंदर हजारों चक्कर। यार क्या बताऊं, मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएशन कराई और अब मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रही हूँ। मेरी पढ़ाई में ही पिताजी के बहुत पैसे लग गए और मेरे छोटे भाई के लिए कुछ पैसे ही नहीं बचे। अब तो मेरे पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। क्या करूं यार, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन में तो टाइम लग जाएगा। यार तो प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई क्यों नहीं करती? प्राइवेट जॉब्स में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं और कम से कम जब तक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं होता तब तक तो प्राइवेट जॉब कर सकती है ना, तेरा खर्चा भी निकल जाएगा। हाँ यार तू सही कह रही है, ऐसा करती हूँ कि प्राइवेट जॉब के लिए ही ट्राई करती हूँ। अच्छा मैं तुझसे बाद में मिलूंगी, शाम हो रही है, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर निशा अपने घर के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी देर में वो अपने घर पहुंच जाती है तब उसकी माँ कहती है, आ गई निशा बेटा, आज तो तूने बड़ी देर लगा दी घर आने में। हाँ माँ, मेरी एक फ्रेंड मिल गई थी, वो कह रही थी मुझे प्राइवेट जॉब कर लेनी चाहिए। सोच रही हूँ कि एक दो जगह प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई कर लूँ। अरे बेटा तू क्यों परेशान हो रही है, तू अपनी जॉब की तैयारी करना, मैं तो कमा रहा हूँ, घर तो हमारा चल ही रहा है जैसे तैसे। हाँ दीदी, बस इस साल की ही तो बात है, अगले साल मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा तो मैं भी कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा। अरे आप लोग बातें बाद में करना, मैं खाना लगाती हूँ, आप लोग खाना खा लो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। ऐसा कहकर विशाखा डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है और सभी लोग बैठकर खाना खा लेते हैं। अगले दिन सुबह उठकर निशा तैयार होकर अपनी माँ से कहती है, माँ मैं कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही हूँ, भगवान से दुआ करना कि मेरी जॉब लग जाए। हाँ बेटा तू आराम से जा, भगवान ने चाहा तो तेरी जॉब जरूर लगेगी। अब निशा इंटरव्यू के लिए कंपनी पहुंचती है। वो कंपनी में इंटरव्यू देती है लेकिन उसे वहां जॉब नहीं मिलती। फिर वो अगली कंपनी में पहुंचती है, वहां भी इंटरव्यू देती है लेकिन उसे वहां भी जॉब नहीं मिलती। अब निशा बहुत परेशान होती है। शाम को वो घर आती है तो उसकी माँ कहती है, निशा क्या हुआ बेटा, तू बहुत परेशान दिखाई दे रही है, जॉब नहीं मिली क्या? नहीं माँ, उन लोगों ने कहा कि मेरा कोई टेक्निकल हैंड नहीं है, इसीलिए मुझे कोई जॉब नहीं मिल सकती। बेटा तू इतनी चिंता मत कर, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अब निशा अपने कमरे में जाकर लेटती है और अपना मोबाइल उठाती है और लेटे लेटे मोबाइल चलाने लगती है। तभी अचानक उसे एक रील दिखाई देती है जिसमें लव गुरु के बारे में बताया जा रहा था और उनका नंबर भी फ्लैश हो रहा था। लव गुरु की प्रोफाइल में हजारों कमेंट्स थे। उसे देखकर निशा मन ही मन में सोचती है, आखिर ये लव गुरु क्या होता है? ऐसा करती हूँ कि इसकी प्रोफाइल चेक करती हूँ। ऐसा कहकर निशा लव गुरु की प्रोफाइल चेक करती है जिससे उसे पता चलता है कि लव गुरु प्रेमी जोड़ों की समस्याओं को सुलझाता है और सलाह देने के बदले वो अपनी फीस चार्ज करता है। हजारों लाखों कपल्स उसे फोन और मैसेज करते हैं। ये सब देखकर निशा मन ही मन में सोचती है, अच्छा तो अब मुझे समझ में आया कि ये तो आजकल के निब्बियों के चोचले हैं और इसमें तो कोई पीएचडी करने की जरूरत भी नहीं है, इसमें तो कमाई भी अच्छी खासी होगी। तभी निशा को कुछ याद आता है, यार निशा क्या लेक्चर दिया तूने पायल को, अब तो पक्का वो रवि से पैचअप कर लेगी। हाँ तो गलती भी तो पायल की ही थी, अगर मेरे लेक्चर देने से उन दोनों का रिलेशन सुधर सकता है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तुझे तो कोई स्पीकर होना चाहिए था, आखिर इतना अच्छा लेक्चर जो देती है तू, जिसे देखो तेरी कम्युनिकेशन स्किल से अट्रैक्ट हो जाता है। पायल बिल्कुल सही कहती है, मुझे ही लव गुरु बन जाना चाहिए। मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी और सभी मुझे पैसे देंगे, इससे मेरे घर का खर्चा भी चलेगा और मैं अपने भाई की पढ़ाई में मदद भी कर पाऊंगी। यही सोचकर निशा तुरंत ही लव गुरु नाम से एक प्रोफाइल बनाती है और इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी पर उसे अपलोड कर देती है। उसे अपनी प्रोफाइल लव गुरु के नाम से अपलोड किए एक हफ्ता हो जाता है। तभी पहले क्लाइंट का कॉल आता है और वो कहता है, लव गुरु पिछले 6 महीने से मेरी गर्लफ्रेंड और मेरा बहुत झगड़ा चल रहा है, मुझे कुछ तो सोल्यूशन बताइए जिससे हमारा झगड़ा खत्म हो जाए। वैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपसे किस बात पर झगड़ा करती है? उसे ऐसा लगता है कि मेरा दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो ये बात है, आप ऐसा कीजिए कि उसे रोज आई लव यू कहिए और साथ ही हर तीसरे चौथे दिन उसे गुलाब का फूल जरूर दीजिए और ये भी कहिए कि इस पूरी दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर आपको कोई नहीं लगता। ठीक है लव गुरु, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके अलावा भी निशा निखिल को काफी सारी बातें समझाती है। उसके बाद वो कहती है, ऐसा कीजिए कि मेरे अकाउंट में मेरी कंसल्टेशन फीस 500 डाल दीजिए। अब निखिल निशा के अकाउंट में 500 रुपए डाल देता है। निशा इस बात से बहुत खुश होती है। धीरे धीरे समय बीतता है और निशा के क्लाइंट बढ़ने लगते हैं और निशा की बातों से कपल्स को फायदा भी होने लगता है और वो लोग निशा को उसकी कंसल्टेशन फीस देने लगते हैं। अकाउंट में कुछ पैसे आ गए थे। एक दिन निशा अपनी माँ से कहती है,
माँ देखो, मैंने लव गुरु बनने के लिए सोशल मीडिया पर ट्राई किया था और मेरा ये काम चल पड़ा। देखो मेरे अकाउंट में कुछ पैसे भी आए हैं जिससे मैं इस बार आयुष की फीस भर दूंगी, और ये कुछ पैसे तुम रख लो, इससे घर का राशन ले आना। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तेरा काम चल पड़ा। दीदी अच्छा ही हुआ तेरा काम चल गया और तूने मेरी फीस का इंतजाम कर लिया, वरना कल ही प्रोफेसर कह रहे थे कि एग्जाम होने वाले हैं और मुझे कॉलेज की फीस जमा करनी होगी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अनुराग अपनी पत्नी से कहता है, विशाखा, शर्मा जी बता रहे थे कि हमारी बिटिया के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता है। लड़के की सरकारी नौकरी है और घर परिवार में भी सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने तो उन्हें कह दिया है कि कल लड़के वालों को भेज दो। हाँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा लड़का होगा तो हम जल्दी ही अपनी बिटिया की शादी कर देंगे। निशा भी ये सारी बातें पीछे बैठकर सुन रही थी। आयुष ये सब सुनकर कहता है, दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी शादी हो जाएगी और आप अपने ससुराल चली जाएंगी। अगले दिन विराट अपने घर वालों के साथ निशा को देखने के लिए आता है। निशा सभी को बहुत पसंद आती है। तब विराट की माँ कहती है, बहन जी, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझिए। और इस तरह निशा और विराट का रिश्ता पक्का हो जाता है। अगले दिन विशाखा रोटियां बनाते हुए निशा से कहती है, निशा बेटा, अब तो तू शादी करके चली जाएगी। तेरे जाने के बाद हम बहुत अकेले हो जाएंगे। तू काम करती थी तो घर चलाने में भी बहुत मदद मिलती थी, लेकिन अब शादी के बाद तू काम भी नहीं कर सकेगी। निशा अपनी माँ और भाई की बात सुनकर दुखी होती है। ऐसे ही समय बीतता है और 2 महीने के अंदर ही निशा की विराट से शादी हो जाती है। निशा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। गृह प्रवेश पर उसकी नंद उससे कहती है, आओ आओ भाभी, कलश गिराकर गृह प्रवेश करो, हमारे घर में आपका स्वागत है। निशा कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। तभी उसकी जिठानी उसे मीठा खिलाती है। तभी निशा के ससुर कहते हैं, अरे निशा बहू, तुम थक गई होगी, अपने कमरे में जाकर आराम करो। अपने ससुर के ऐसा कहने पर निशा अपने कमरे में जाती है और फिर वो अपने पति से ढेर सारी बातें करती है। बातों ही बातों में वो कहती है, सुना है आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो आपकी पोस्टिंग इसी शहर में है या कहीं बाहर? निशा, पोस्टिंग तो मेरी शहर से बाहर है और अभी मुझे 15 दिन की छुट्टियां मिली हैं, लेकिन मैंने एप्लीकेशन दे दी है। जल्दी मुझे अपने शहर में पोस्टिंग मिल जाएगी। यह सुनकर निशा बहुत खुश हो जाती है। अगली सुबह निशा जल्दी उठकर सबसे पहले नहा धोकर तैयार हो जाती है और साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू लेकर मंदिर में पूजा करती है। उसके बाद अपने सास ससुर को प्रसाद देती है और उनके पैर छूती है। फिर वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है तो खाना मैं ही बना लेती हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि क्या बनाना है। हाँ हाँ निशा बहू, तुम रसोई में जाकर अपनी पसंद का खाना बनाओ सबके लिए। रागिनी तुम्हें सब कुछ बता देगी। निशा रसोई में जाती है। तब रागिनी उससे कहती है, हाउ देवरानी जी, देखो मैंने सारा सामान निकाल कर रख दिया है। अब आप अपनी पसंद से खाना बना लो, और हाँ, कुछ मीठा बनाना मत भूलना और काम जल्दी खत्म कर लेना, क्योंकि शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म भी है। अगर मेरी मदद चाहिए हो तो जरूर बताना। ठीक है जेठानी जी, तो मैं खाना बना लेती हूँ, आप तब तक घर के दूसरे काम देख लीजिए। अब रागिनी वहां से चली जाती है और निशा खाने में मटर पनीर, छोले कुलचे, वेज पुलाव, दाल तड़का, टमाटर की चटनी, पूड़ी, रोटी और सलाद बना लेती है। साथ ही वो मीठे में खीर भी बनाती है। उसके बाद वो सभी का खाना लगा देती है। खाना खाकर मोहन तारीफ करते हुए कहते हैं, अरे बहू, खाना तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। हाँ पिताजी, और ये खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। हाँ हाँ, खाना तो अच्छा बनेगा ही। मेरी बहू सुंदर भी है और संस्कारी भी है। खाना खाकर सभी लोग निशा को अपनी अपनी तरफ से नेक देते हैं। उसके बाद निशा झूठे बर्तन उठाकर सिंक में ले जाती है। तभी उसकी जेठानी वहां आती है और कहती है, निशा, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है, इसीलिए सब रहने दो और अपने कमरे में जाकर तैयार हो जाओ। तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए औरतें आती ही होंगी, ये सब मैं कर लूंगी। निशा अपनी जेठानी को देखकर मुस्कुराती है और अपने कमरे में जाकर तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद मोहल्ले की औरतें आती हैं। तभी निशा रसोई में जाती है और सभी के लिए कुछ नाश्ता और चाय बनाकर ले आती है। सभी लोग मिलकर चाय पीते और नाश्ता करते हैं। उसके बाद कामिनी तारीफ करते हुए कहती है, अनुपमा, तेरी बहू तो बड़ी सुंदर है और साथ ही बड़ी संस्कारी भी। तू तो बड़ी नसीबों वाली है कि तेरी दोनों बहुएं इतनी संस्कारी हैं। अनुपमा निशा की तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे निशा की शादी को 15 दिन बीत जाते हैं। एक दिन निशा अपने कमरे में बैठकर मोबाइल में कुछ रील देख रही थी, जिसमें सच्चा प्यार कैसे पाए ऐसे कैप्शन आ रहे थे। ये देखकर विराट निशा से कहता है, अरे निशा, तुम इस तरह की रील क्यों देख रही हो? तुम्हें तो तुम्हारा प्यार मिल चुका है ना? अरे क्यों मजाक करते हैं, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी।
निशा मोबाइल रखकर जरा अपने पति से बातें भी कर लो। वैसे मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं और कल मुझे अपनी जॉब वापस ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो मुझे यहाँ से जाना होगा। सच कहूँ तो आप चले जाएंगे तो मेरा बिल्कुल मन भी नहीं लगेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं आपका इंतजार करूंगी। आप अपनी पोस्टिंग जल्दी ही हमारे शहर में ले लेना। बातें करने के बाद वो लोग सो जाते हैं। अगले दिन विराट अपने माता पिता और भैया भाभी को अपने जाने के बारे में बताता है तो अनुपमा कहती है, ये क्या बात हुई बेटा, अभी अभी तो तेरी शादी हुई है और तू अपनी पत्नी को इस तरह छोड़कर चला जाएगा तो वो तेरे बारे में क्या सोचेगी। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं समझती हूँ कि इन्हें नौकरी के लिए जाना पड़ेगा, फिर कुछ दिनों की ही तो बात है, उसके बाद इनका ट्रांसफर यहाँ हो जाएगा और आप लोग तो है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। विराट ये सुनकर बहुत खुश होता है। विराट वापस अपनी नौकरी करने के लिए चला जाता है और निशा घर में रहकर अपनी जेठानी के साथ काम करती है और अपने परिवार का ख्याल रखती है। ऐसे समय बीत रहा था। एक दिन रागिनी निशा के पास आकर कहती है, निशा ऐसा करते हैं कि आज हम दोनों पार्लर चलते हैं। वैसे भी तुम्हारी शादी में इतना सारा काम था और सारी जिम्मेदारियां तुझे ही संभालनी पड़ी थी, इसीलिए मैं अपना ख्याल नहीं रख पाई। देखो मेरे बाल भी कितने फ्रीजी हो गए हैं और मैंने बहुत दिनों से फेशियल भी नहीं लिया, तो चलो आज पार्लर चलकर सेल्फ केयर करते हैं। हाँ जेठानी जी ठीक है, चलिए चलते हैं। अब निशा रागिनी के साथ पार्लर जाती है। दोनों ही अगल बगल की सीट पर बैठकर फेशियल करवा रही थी। तभी अचानक निशा को फोन बजने लगता है। निशा फोन नहीं उठाती, लेकिन उसके फोन में लगातार कॉल और मैसेज आते रहते हैं। तब रागिनी निशा से कहती है, निशा देवर जी को गए हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा है और इतने कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं, लगता है वो तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहे हैं। हाँ भाभी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ऐसा कहकर निशा बात को टाल देती है, लेकिन उसका ध्यान बार बार अपने फोन की तरफ जा रहा था और फोन पर लगातार कॉल और मैसेजेस आ रहे थे। पार्लर से ट्रीटमेंट करवाने के बाद वो लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। रीना अपनी दोनों भाभियों को देखकर कहती है, भाभी आप दोनों तो पार्लर से आने के बाद बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। हाँ रीना, अगली बार हम तुम्हें भी लेकर चलेंगे, तुम चिंता मत करो। रीना रागिनी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन निशा रसोई में खाना बना रही थी, तभी रीना निशा के पास आती है और कहती है, भाभी आज हमारे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है और पार्टी की थीम ब्लैक साड़ी है और आपको तो पता है कि मेरे पास कोई भी ब्लैक साड़ी नहीं। आपके पास एक बहुत सुंदर सी ब्लैक साड़ी है ना, प्लीज आप वो मुझे दे दो। निशा रोटियां बनाते हुए कहती है, ठीक है रीना, तुम मेरे कमरे में जाओ और मेरी अलमारी में ऊपर ही वो ब्लैक साड़ी रखी है, उसे ले लो। और हाँ, नीचे ड्रॉअर में उसका मैचिंग चोकर भी रखा है, तुम वो भी ले लेना। और शू रैक में ब्लैक सैंडल भी रखी है, उसे भी साड़ी के साथ पहनना, बहुत अच्छी लगेगी। ओह थैंक यू सो मच भाभी, आप बहुत अच्छी हो। ऐसा कहकर रीना निशा के कमरे में जाती है और अलमारी खोलकर ऊपर से साड़ी निकाल लेती है। तभी रीना देखती है कि निशा के फोन में बार बार कॉल आ रही थी। रीना फोन देखती है तो कॉल किसी नए नंबर से था। उसके बाद रीना ड्रॉअर से चोकर निकालती है, तभी फिर से फोन बजता है। रीना फिर देखती है तो उसे कोई नया नंबर दिखाई देता है। ये देखकर रीना मन ही मन में सोचती है, भाभी के मोबाइल में इतने अलग अलग नंबरों से मैसेज और कॉल क्यों आ रहे हैं। यही सोचकर रीना निशा का फोन उठाकर चेक करती है तो देखती है कि अलग अलग लड़कों के मैसेजेस और कॉल आ रहे थे। उनकी डीपी देखकर रीना मन ही मन में सोचती है, भाभी को आखिर इतने सारे लड़कों के मैसेज और कॉल क्यों आ रहे हैं। भाभी इतने सारे लड़कों से बात क्यों करती हैं, पता नहीं क्यों, मुझे तो समझ नहीं आता। यही सोचकर रीना फोन रख देती है और जल्दी से साड़ी, चोकर और सैंडल लेकर अपने कमरे में जाती है और तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन अनुपमा मोहन से कहती है, पता नहीं क्यों आज मेरे सिर में इतना दर्द है और रागिनी और रीना बाजार गई हुई हैं। अरे अनुपमा, निशा तो घर पर है, तुम निशा के कमरे में जाओ और उससे बाम लगवाकर सिर दबा लो, तुम्हें आराम आ जाएगा। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, मैं निशा के कमरे में जाकर उससे सिर दबवा लेती हूँ। यही सोचकर अनुपमा निशा के कमरे में जाती है। वो देखती है कि निशा कंबल के अंदर घुसकर धीरे धीरे किसी से बात कर रही थी। ये देखकर अनुपमा निशा से कहती है, अरे निशा, तुम कंबल में घुसकर किसी से बात क्यों कर रही हो। निशा अपनी सास की आवाज सुनकर चौंक जाती है और उठकर बैठ जाती है और फिर कहती है, नहीं माँ जी, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, बताइए आपको क्या काम है। बहू, तुम्हारी जेठानी और ननद बाजार गई हुई है और मेरे सिर में बहुत दर्द है, तुम मेरे सर में थोड़ा बाम लगा दो और मेरा सिर दबा दो। हाँ माँ जी, आइए बैठिए, मैं आपके सिर में बाम लगाकर आपका सिर दबा देती हूँ, आपको अभी आराम आ जाएगा। ऐसा कहकर निशा अनुपमा को अपने बिस्तर पर बिठाती है और उनके सिर में बाम लगाकर सिर दबाने लगती है। तभी निशा का फोन बजने लगता है। लगातार उसके फोन पर कॉल और मैसेजेस आ रहे थे। ये सब देखकर अनुपमा मन ही मन में सोचती है, बहू के फोन में तो अलग अलग नंबरों से फोन आ रहे हैं, पता नहीं इतने सारे फोन और मैसेजेस किसके आ रहे हैं बहू को।
अनुपमा इस बात को अनदेखा कर देती है। निशा काफी देर तक अपनी सास का सिर दबाती है। उसके बाद अनुपमा अपने कमरे में जाकर आराम करती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रीना निशा के कमरे में आती है और देखती है कि निशा कंबल ओढ़कर किसी से बात कर रही है। रीना निशा से कहती है, क्या भाभी, आपको भैया से कंबल में घुसकर बात करने की क्या जरूरत है? वैसे भी बात कर सकती हो। अरे नहीं रीना, ऐसी कोई बात नहीं। आओ बैठो, बताओ कैसे आना हुआ। भाभी, मैंने सोचा कि मैं अकेली बोर हो रही हूँ तो आपके साथ बैठकर कोई मूवी देख लूं। ठीक है रीना, आओ हम दोनों बैठकर मूवी देखते हैं। ऐसा कहकर निशा टीवी ऑन करती है और मूवी लगाती है। दोनों मूवी देखने लगते हैं। तभी रीना देखती है कि वहां एक बुक रखी हुई थी जिसके ऊपर लिखा था प्यार को पाने के 36 तरीके। ये देखकर रीना निशा से कहती है, अरे भाभी, आपने कैसी बुक अपने कमरे में रखी है और इस तरह की बुक पढ़ने की आपको क्या जरूरत है? भैया तो आपसे वैसे ही इतना प्यार करते हैं। अरे नहीं रीना, ये बुक तो मेरी एक फ्रेंड की है, धोखे से मेरे पास आ गई। उसे देने के लिए ही मैंने इसे निकाल कर रखा हुआ है। अच्छा, फिर ठीक है। मैं भी सोच रही थी कि भाभी को ये बुक पढ़ने की क्या जरूरत है। अब रीना और निशा टीवी पर मूवी देखने लगते हैं। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन महेंद्र निशा से कहता है, अरे निशा, विराट कब घर आ रहा है? मैं सोच रहा था कि हम सभी मिलकर बाहर कहीं घूमने की प्लानिंग करते हैं। महेंद्र भैया, मेरी काफी दिनों से उनसे बात नहीं हो पाई है, मैं बात करके बताऊंगी। ये बात सुनकर अनुपमा मन ही मन सोचती है, बहू कह रही है कि उसकी विराट से बात नहीं हुई है, लेकिन मैंने तो बहू को कई बार कंबल में घुसकर बात करते देखा है। अगर वो विराट से बात नहीं करती तो फिर किससे? वहीं दूसरी तरफ रीना भी मन ही मन सोचती है, भाभी का फोन तो हर थोड़ी देर में बजता रहता है और मैंने भाभी को कई बार कंबल में घुसकर बात करते देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी भैया के अलावा किसी और से बात करती हैं? तभी निशा कहती है, मैं आज ही विराट से बात करती हूँ कि वो कब तक आएंगे, फिर हम सब एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। सभी लोग निशा की बात पर हाँ कर देते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात को रीना निशा के कमरे में आती है और कहती है, भाभी, मेरे कमरे की लाइट खराब हो गई और मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती, तो क्या मैं आपके पास सो जाऊं? हाँ रीना, क्यों नहीं, आओ मेरे पास सो जाओ। ऐसा कहकर निशा रीना को कंबल दे देती है। दोनों अपने अपने कंबल ओढ़कर सो जाती हैं। रात को अचानक रीना की नींद खुलती है और उसे ऐसा लगता है कि निशा कंबल में घुसकर किसी से बात कर रही है। रीना मन ही मन में सोचती है, लगता है भाभी भैया से बात कर रही हैं, मैं सो जाती हूँ। यही सोचकर रीना सो जाती है। लेकिन रीना की नींद 1 घंटे बाद खुलती है। तब भी वो देखती है कि उसकी भाभी कंबल में घुसकर किसी से बात कर रही हैं। वो फिर सो जाती है और 1 घंटे बाद फिर उसकी नींद खुलती है तो फिर वो देखती है कि उसकी भाभी कंबल में घुसकर अभी भी बात कर रही थी। अब रात के 3 बज जाती है। उसके बाद जाकर निशा सोती है। ये सब कुछ देखकर रीना मन ही मन में सोचती है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि भाभी इतनी देर से आखिर किससे बात कर रही हैं और लगातार उनके फोन पर कॉल और मैसेज आते रहते हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है। अब रीना भी सो जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन रागिनी निशा के कमरे में आती है तो देखती है कि निशा कंबल में घुसकर फोन पर बातें कर रही थी। तभी रागिनी निशा को आवाज देकर कहती है, अरे निशा, देवर जी से कितनी देर बात करोगी? मैं तो किटी पार्टी में जा रही हूँ, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। अरे नहीं भाभी, मेरे सर में दर्द है, प्लीज आप अकेले चली जाइए, फिर कभी साथ चलेंगे। ऐसा कहने के बाद उसकी जिठानी अकेले ही किटी पार्टी में चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अनुपमा निशा के कमरे में जाती है तो देखती है कि निशा कंबल में घुसकर किसी से बात कर रही थी। अनुपमा निशा से कहती है, निशा, तुम्हारा फोन कब से बिजी आ रहा है? विराट तुम्हें कब से फोन लगाने की कोशिश कर रहा है? विराट का मेरे फोन पर कॉल आया है कि मैं तुम्हें कह दूं कि तुम विराट से बात कर लो, और एक तुम हो जो कम्बल में घुसकर ना जाने किससे बातें कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? नहीं माँ जी, आप जैसा समझ रही वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। मुझे समझाने की कोशिश मत करो निशा, मैं तुम्हें कई बार कंबल में बात करते देख चुकी हूँ। पहले मुझे लगता था कि तुम विराट से बात कर रही हो, लेकिन आज मुझे समझ आया कि तुम विराट से नहीं बल्कि किसी और से बात करती हो। आने दो विराट को, ये सारा जवाब तो तुम्हें विराट को ही देना पड़ेगा। ऐसा कहकर अनुपमा गुस्से से वहां से चली जाती है। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं और विराट वहां आ जाता है। विराट देखता है कि घर में सभी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। विराट सबसे पूछता है, क्या बात है भैया, आप लोग मेरे आने से खुश नहीं हुए? सबके सब बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। और निशा कहाँ है? कहाँ रहेगी, कंबल में घुसकर किसी लड़के से बात कर रही होगी। माँ, आप निशा के बारे में ये सब क्यों बोल रही हो? इसीलिए कि मैंने खुद अपनी आंखों से निशा को कंबल में घुसकर किसी से बात करते देखा है। वैसे भैया, मैं भी एक दिन निशा भाभी के साथ सोई थी तो मैंने भी देखा था कि वो रात भर किसी से कंबल में घुसकर बातें कर रही थी। मैंने भी निशा को कंबल में घुसकर बातें करते देखा है। और तो और निशा के फोन में हर वक्त नए नए नंबर से कॉल और मैसेज भी आते रहते हैं। ये आप सब लोग कैसी बातें कर रहे हैं? निशा एक अच्छी लड़की है, उस पर इस तरह शक करना अच्छी बात नहीं है।
कोई बात नहीं, मैं निशा से मिलकर आता हूँ, तब तक आप खाना लगा दीजिए, सब बैठकर साथ में खाना खाएंगे। ऐसा कहकर विराट निशा के कमरे में जाता है। निशा विराट को देखकर खुश हो जाती है। उसके बाद सभी लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं, दिन भर बातें करते हैं और रात को निशा और विराट अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। दोनों काफी सारी बातें करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। तब विराट मन ही मन में सोचता है, मुझे रात को सोने की एक्टिंग करनी है ताकि मैं जान सकूं कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या निशा सचमुच किसी और से बात करती है? यही सोचकर विराट आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग करता है। काफी देर बाद विराट देखता है कि निशा विराट को सोया देखकर कंबल में घुसकर फोन पर बातें करना शुरू कर देती है। यह देखकर विराट गुस्से से कंबल खींचता है और कहता है, निशा ये सब क्या है? तुम कंबल में घुसकर किससे बात कर रही हो? इतने दिनों बाद मैं आया हूं मैं, और उसके बाद भी तुम कंबल में घुसकर बातें कर रही हो। इसका मतलब है कि मेरे घर वाले सही कहते हैं, तुमने जाने कितने लड़कों से कंबल में घुसकर बात करती हो। ससुराल वालों के सामने संस्कार दिखाने वाली के कंबल के अंदर हजारों चक्कर हैं। ये सब तुम क्या कह रहे हो विराट? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। झूठ मत बोलो निशा, मैंने अपनी कानों से तुम्हें लड़कों से बात करते हुए सुना है। और मैं ही क्या, भाभी रीना और माँ ने भी तुम्हें लड़कों से बात करते हुए सुना है। और तो और तुम्हारे मोबाइल पर हर वक्त मैसेज और कॉल आते रहते हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम चाहती हो कि मैं तुम पर भरोसा कर लूं? विराट जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी तेज आवाज सुनकर सभी घर वाले उसके कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं। तब महेंद्र कहता है, अरे क्या बात है विराट, तुम इतनी रात को हंगामा क्यों कर रहे हो? भैया देखो ना, मैं निशा पर इतना भरोसा करता हूँ और इधर निशा रात रात भर कमल में घुसकर दूसरे लड़कों से बात करती है। माँ, भाभी और रीना सही कह रही थी, मैंने भी अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। गुस्से में ऐसा कहते हुए विराट निशा का फोन उठाता है और उसका फोन चेक करता है तो उसके अकाउंट में कुछ 1000 रुपए होते हैं। विराट ये देखकर गुस्से से कहता है, देख रहे हो भैया, मैं तो निशा को खर्च के लिए कोई पैसे नहीं देता, लेकिन उसके अकाउंट में इतने सारे पैसे हैं। इसका मतलब है कि ससुराल वालों के सामने संस्कार दिखाने वाली के कंबल के अंदर हजारों चक्कर हैं। ये सारी बातें सुनकर निशा गुस्से में कहती है, बस करो विराट, बहुत हो गया। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर इल्जाम लगाते जाओगे। हाँ, ये सच है कि मैं कंबल में घुसकर बहुत सारे लड़कों से बात करती हूँ, और ये भी सच है कि उन लड़कों ने मेरे अकाउंट में पेमेंट भी डाली है, लेकिन इसलिए नहीं कि मेरा उनसे अफेयर है, बल्कि इसलिए कि मैं उन सबकी लव गुरु हूँ और इसी बात की वो मुझे पेमेंट देते हैं। झूठ मत बोलो निशा, भला तुम लव गुरु होती तो ये बात हम सबसे क्यों छुपाती? क्योंकि मैं अपने मायके वालों का खर्च उठाती हूँ, अपने भाई की पढ़ाई के पैसे देती हूँ। अगर मैं तुम लोगों को बता देती तो शायद तुम लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। बस मैंने इसीलिए तुम सबको नहीं बताया। और रीना, इसीलिए मैं वो बुक पढ़ती थी जो तुमने देखा। और भाभी, बस इसीलिए मेरे फोन पर बार बार कॉल और मैसेज आते हैं, क्योंकि वो मेरे क्लाइंट हैं। तब तक रीना यूट्यूब पर निशा की प्रोफाइल सर्च करके सभी को बताती है, भैया भाभी सच कह रही हैं, ये देखिए उनकी प्रोफाइल, ये इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी है। सभी लोग ये सब कुछ देखते हैं और निशा की सच्चाई जान जाते हैं। लेकिन तब निशा अपने पूरे कपड़े अपने अपने सूटकेस में डालकर पैक करती है और कहती है, विराट, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, लेकिन तुमने और आप में से किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं रखा, इसीलिए अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। मैं अपने घर जा रही हूँ। नहीं नहीं निशा, गलतफहमी मुझे और मेरे परिवार को हुई है, तुम घर छोड़कर नहीं जाओगी। हाँ निशा बहू, हमें माफ कर दे कि हमने तुझे गलत समझा। हमें पूरी सच्चाई जाने बिना कुछ नहीं सोचना चाहिए था। हाँ निशा, तुम हमें छोड़कर मत जाओ, प्लीज हमें माफ कर दो। अब मान भी जा बहू, सभी तो से माफी मांग रहे हैं। निशा सभी को माफ कर देती है और अब सभी लोग आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं।